नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल CWH यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, रांची यूनिवर्सिटी का एग्जाम चल रहा है सेमेस्टर 1 25-29 सेशन का, और धमाकेदार तरीके से आप लोग एग्जाम लिख रहे हैं। आप लोगों ने अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का पूरा एग्जाम लिखा और हमारा क्वेश्चन वहां पूरा का पूरा मैच किया। अगर आपका मैच किया है तो जरूर कमेंट सेक्शन में दिखाएगा। आज थर्ड लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं हम लोग। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का तो हो चुका है, अब हम लोग रिकॉर्ड करने जा रहे हैं IKS का। और IKS में हम लोगों को जो पढ़ना है, चूंकि IKS का एग्जाम आप लोगों का जो एग्जाम IKS का है, इंडियन नॉलेज सिस्टम का, वो 5 अगस्त को है। 5 अगस्त को आपका एग्जाम है। 5/8/2026 को आपका एग्जाम है। और 2 लेक्चर हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। थर्ड लेक्चर है, और थर्ड लेक्चर में भी हम लोग धमाकेदार, चूंकि 6 यूनिट है इसमें, तो कोशिश कर रहे हैं कि सारे लेक्चर आ जाएं। अगर नहीं आ पाएंगे कोई बात नहीं, जहां तक आता है वहां तक से सारे क्वेश्चन मैच करेंगे ही करेंगे। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे, 6 लेक्चर है, 6 यूनिट है, 600 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। और थोड़ा सा हम फास्ट पढ़ेंगे इसलिए, क्योंकि अब आपको ये नहीं बताना है कि चारों क्यों नहीं है, सीधा आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। 600 क्वेश्चन आपके दिमाग में घुसा देना, एकदम धड़ाधड़ 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 आपके दिमाग में घुसा देना। एक बार 600 क्वेश्चन अगर दिमाग में घुस गया, और 2 बार इस वीडियो को देख लिया, हर वीडियो को 2-2 बार देखिए, बस कुछ मत कीजिए, 2 बार सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते, आधा से अधिक क्वेश्चन आप मार के आओगे, इस बात का गारंटी है, आप आराम से मार लोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं थर्ड यूनिट में। थर्ड यूनिट में पढ़ना है इंडियन लिंग्विस्टिक एंड लिटरेसी ट्रेडिशन। भारत में कैसी शिक्षा पद्धति रही है, तो देख लीजिए। संस्कृत भाषा को क्या कहा जाता है? देव भाषा कहा जाता है। संस्कृत भाषा को देव भाषा कहा जाता है। संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित है। हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है? तो संस्कृत से हुआ है। तमिल भाषा जो है किस क्षेत्र में प्रमुख है? तो तमिल जो है साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में ज्यादा प्रसिद्ध है। भारत की शास्त्रीय भाषा कौन सी? सारे शास्त्र संस्कृत में लिखे हुए। हाँ, तमिल भाषा लिख दिया। अच्छा, क्लासिकल है। भारत की पुरानी भाषा अगर लैंग्वेज देखा जाए तो तमिल है। वैसे यहाँ पे अगर संस्कृत होता तो संस्कृत भी आ जाता आंसर में, ठीक है, संस्कृत नहीं है ऑप्शन में इसलिए। संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? कौन से काल में कहा जाएगा संस्कृत का सबसे बढ़िया पीरियड रहा है? तो गुप्त काल में संस्कृत भाषा का विकास ज्यादा हुआ है। उर्दू भाषा का विकास किस काल में ज्यादा हुआ है? तो सब जानते हैं, मध्यकाल में। क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के में किन आंदोलन की भूमिका रही? जो लोकल लैंग्वेज थे, रीजनल लैंग्वेज थे, उसमें कौन सा ऐसा आंदोलन था जो लोकल लैंग्वेजेस को ज्यादा डेवलप किया? तो वो था भक्ति आंदोलन। बंगाली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। मराठी भाषा के संत कवि कौन थे? तो तुकाराम। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो विद्यापति। ब्रज भाषा किससे संबंधित है? तो कृष्ण भक्ति से संबंधित है। अवधी भाषा में कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो रामचरितमानस लिखा गया। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी भाषा जो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप क्या है? तो संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत है। पाली भाषा किस धर्म से जुड़ी हुई है? तो पाली भाषा बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। प्राकृतिक भाषा का उपयोग किसने किया था? तो प्राकृत भाषा का उपयोग जैन आचार्यों ने किया था। तेलुगु भाषा किस राज्य की प्रमुख भाषा है? तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता है। कन्नड़ भाषा जो है कर्नाटका में बोला जाता है। मलयालम केरल में बोला जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? तो संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि को कहा जाता है। पाणिनि की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तो अष्टाध्यायी थी, जिसमें 8 अध्याय थे, और संस्कृत ग्रामर को बहुत अच्छे से समझाए। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय थे? तो 8। नामे अष्टाध्यायी, 8 अध्याय। अष्टाध्यायी किस विषय से संबंधित है? तो याद रखिएगा, व्याकरण से संबंधित है। पाणिनि किस काल के विद्वान थे? तो प्राचीन काल के विद्वान थे। अष्टाध्यायी में लगभग कितने सूत्र हैं? तो अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं, 4000 सूत्र। पाणिनि का जन्म स्थान माना जाता है तो गंधार माना जाता है, गंधार। पाणिनि की शैली कैसी थी? तो पाणिनि सूत्र शैली के व्यक्ति थे। संस्कृत व्याकरण को किसने व्यवस्थित रूप में किया? तो वही पाणिनि। महाभाष्य की रचना किसने की थी? तो पतंजलि ने की थी महाभाष्य की रचना। संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है? तो संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाता है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। संस्कृत से विकसित भाषा कौन सी है? तो हिंदी। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी मानी जाती है? तो संस्कृत। भक्ति आंदोलन में ने किसे बढ़ावा दिया? क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दिया। अष्टाध्यायी किस भाषा का व्याकरण है? तो संस्कृत भाषा का व्याकरण है। पाणिनि का संबंध किस विषय से है? तो पाणिनि ग्रामर, संस्कृत ग्रामर से संबंधित है। संस्कृत से में संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का मतलब होता है मिलन, कॉम्बिनेशन। समास किसे कहते हैं? समास किससे संबंधित है? तो व्याकरण से संबंधित है। संस्कृत में विभक्तियां कितनी प्रकार की होती है? तो 8 प्रकार की। रस सिद्धांत के जनक किसे कहा जाता है? भरत मुनि को। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने। भारतीय काव्य शास्त्र में कुल कितने रस हैं? तो भारतीय काव्य शास्त्र में कुल 9 रस हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार मतलब होता है प्रेम। वीर रस का मतलब होता है उत्साह, कैरेज।
करुणा रस का मतलब होता है शोक, सैरो। हास्य रस का मतलब होता है हंसी, लाफ्टर। रौद्र रस का मतलब होता है भय, इसको बोलते हैं भय, या क्रोध बोल सकते हैं, क्रोध सही है इसका। अद्भुत रस का मतलब हो सकता है आश्चर्य, मतलब वंडर। शांत रस का मतलब होता है सर पी। रामायण के रचयिता कौन थे तो सब जानते हैं, महर्षि वाल्मीकि। महाभारत के रचयिता कौन थे तो वेद व्यास। रामायण का मुख्य पात्र कौन थे तो आप जानते हैं राम। महाभारत के मुख्य पात्र कुरुक्षेत्र। मुख्य युद्ध कहाँ हुआ था, मुख्य पात्र अर्जुन थे, ठीक है। कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था। भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है तो भगवत गीता महाभारत का ही पार्ट है। राम की पत्नी कौन थी, सीता। हनुमान किसके भक्त थे, राम के। अर्जुन के सारथी कौन थे, कृष्ण। रामायण हमें क्या सिखाता है, रामायण हमारे एक आइडल लाइफ, आदर्श जीवन सिखाता है। महाभारत का मुख्य संदेश क्या था, धर्म की विजय, धर्म की विजय। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ईश्वर भक्ति फैलाना, ईश्वर भक्ति को फैलाना। कबीर किस आंदोलन से जुड़े थे, भक्ति आंदोलन से जुड़े थे। मीराबाई किसकी भक्त थी तो कृष्ण की भक्त थी। तुलसीदास ने कौन सा ग्रंथ लिखा, रामचरितमानस लिखा है। सूरदास किस भाषा के कवि थे, ब्रज भाषा के कवि थे। गुरु नानक किस धर्म के संस्थापक थे, सिख धर्म के संस्थापक थे। अमीर खुसरो किस भाषा से जुड़े थे, फारसी और हिंदी से जुड़े थे। सूफी साहित्य किस पर आधारित है तो प्रेम और भक्ति पर आधारित है। पंचतंत्र किसके लिए प्रसिद्ध है तो नैतिक कथाओं के लिए, उसमें बड़ी अच्छी अच्छी नैतिक कथाएं हैं। भारतीय साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है तो भारतीय साहित्य का मुख्य उद्देश्य है ज्ञान और नैतिक शिक्षा, लोगों में ज्ञान भी हो लेकिन मोरल एजुकेशन होना चाहिए। कबीर के गुरु कौन थे, रामानंद थे। पद्मावत के लेखक कौन थे तो मलिक मोहम्मद जायसी थे। गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है तो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। सूफी संतों ने किसका संदेश दिया है तो भाईचारा और प्रेम, सूफी भाईचारा और प्रेम के लिए। विद्यापति किस भाषा के कवि थे तो विद्यापति मैथिली भाषा के कवि थे, भी पीछे पड़े थे। चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे तो कृष्ण के थे। आलवार संत किससे संबंधित है तो वैष्णव भक्ति से संबंधित है। नयनार संत किससे संबंधित है तो शैव भक्ति से संबंधित, जो शैव भक्ति से संबंधित लोग हैं वो नयनार संत होते हैं। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है तो अवधी भाषा में। सूर सागर के रचयिता कौन थे, सूरदास थे। भक्ति साहित्य का विकास मुख्यतः किसमें हुआ था, क्षेत्रीय भाषाओं में। भक्ति साहित्य से क्षेत्रीय भाषा विकसित हुई थी। सूफी आंदोलन का मुख्य आधार क्या था, प्रेम। हितोपदेश किस प्रकार का साहित्य है तो नीति साहित्य है। भारतीय साहित्य में धर्म का अर्थ क्या होता है, भारतीय साहित्य में धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। भारतीय साहित्य में धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, याद रखिएगा। महाभारत के 5 भाई क्या कहलाते थे, पांडव। कौरवों की संख्या कितनी थी, 100। अर्जुन का धनुष क्या कहलाता था, गांडीव। भीष्म किस प्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध थे तो भीष्म प्रतिज्ञा, जिसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा। द्रौपदी किसकी पत्नी थी तो 5 पांडव की पत्नी थी। रामायण में वनवास कितने वर्षों के लिए था, 14 वर्षों के लिए था। रावण किस राज्य का राजा था तो लंका का राजा था। भगवत गीता में कितने अध्याय हैं तो 18 अध्याय भगवत गीता में। गीता में कर्म योग का उपदेश किसने दिया था तो कृष्ण ने। पूरा भगवत गीता कृष्ण के उपदेश है। राम राज्य किसका प्रतीक है, आदर्श शासन का, एक आइडल गवर्नेंस का। भारतीय संस्कृति पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है तो महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य का सबसे ज्यादा प्रभाव भारत की संस्कृति पर पड़ा है और आज भी लोग इन दोनों को सब अच्छा मानते हैं। कबीर ने किसका विरोध किया था, अंधविश्वास का। रविदास किस आंदोलन से जुड़े थे, भक्ति आंदोलन से। भारतीय साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है, नैतिक शिक्षा। भारत का जो भी साहित्य, चाहे रामायण हो महाभारत हो, आपको मोरल एजुकेशन देता है। पंचतंत्र की कथाएं किसके लिए प्रसिद्ध है, नैतिक शिक्षा देने के लिए। प्राचीन भारतीय साहित्य का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है तो जितने भारतीय साहित्य थे, चाहे बड़े साहित्य की बात करें तो रामायण महाभारत, वो भारत के संस्कृति पर नैतिक शिक्षा, नैतिक विकास के ऊपर ज्यादा प्रेशर दिए कि कैसे लोगों में नैतिक विकास करेंगे। अब अगला जो यूनिट है वो हम लोग इसी लेक्चर में रिकॉर्ड करते हैं, इंडियन आर्ट्स एजुकेशन एंड नॉलेज ट्रांसमिशन, कैसे भारत की शिक्षा पद्धति बढ़ी। चलिए, गुरुकुल प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था तो गुरुकुल प्रणाली का मुख्य उद्देश्य था समग्र शिक्षा। गुरुकुल प्रणाली में विद्यार्थी किसके साथ रहते थे तो भाई गुरुजी के साथ रहते थे। कौन सी प्राचीन विश्वविद्यालय बिहार में स्थित थी, नालंदा। ये सब अपने जीके जीएस का क्वेश्चन है बाबू, अगर इतना नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है। तक्षशिला किस क्षेत्र में के लिए प्रसिद्ध था, एजुकेशन के लिए, तो चिकित्सा और राजनीति का एजुकेशन वहां पे होता है। पाठशाला मुख्य रूप से किससे संबंधित है तो लोकल एजुकेशन में पाठशाला होते थे और बड़े एजुकेशन में गुरुकुल होते थे, यूनिवर्सिटी होते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र कहाँ कहाँ से आते थे, केवल भारत के रहते थे नहीं, दुनिया भर से आते थे, बहुत सारे अनेक देशों से आते थे। गुरु शिष्य परंपरा का अर्थ होता था गुरु और शिष्य की परंपरा, एक साथ रह के और सीखेगा। कौन सा शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु
से संबंधित है। इसमें कौन सा है? तो भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु में ज्यादा होता है। कथक नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो उत्तर भारत में कथक हुआ है। कौन सा वाद्य शास्त्रीय संगीत से संबंधित है? तो तबला। अजंता गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेंटिंग के लिए। एलोरा गुफाएं किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर को, मतलब वास्तुकला और मूर्तिकला का। मौखिक परंपरा का अर्थ क्या है? कि मौखिक परंपरा एक ऐसी परंपरा है जहां बोल बोल के लोग हमारे सदियों से अपने विचारों, भावनाओं को और अपनी जानकारियों को शेयर करते आ रहे हैं। बोलकर ज्ञान का प्रसार करना। कहानी सुनाने की परंपरा ने किस में सहायता की है? तो कहानी सुनाने की परंपरा हमारे संस्कृति को संरक्षित रखने में सहायता की है। दादा दादी अपने जूनियर को, फिर वो अपने जूनियर को कहानी सुनाते चला आया। इससे क्या हुआ? बहुत सारी चीजें ऐसी जो कहीं लिखी नहीं, लेकिन कहानी के जरिए लोगों तक प्रसार हुआ है। कौन सा शिल्प मिट्टी से संबंधित है? तो मिट्टी के बर्तन। धातु कर्म का अर्थ होता है धातुओं से बना हुआ सामान। भारतीय वस्त्र किसके लिए प्रसिद्ध है? डिजाइन और बुनाई के लिए। महिलाओं ने किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? ज्ञान के प्रसार में। सबसे ज्यादा कहानी महिलाएं सुनाती थी अपने बच्चों को। कौन सा वेद संगीत से संबंधित था? तो सामवेद। भरतनाट्यम मुख्यतः क्या है? शास्त्रीय संगीत है। प्राचीन भारत में गुरु को क्या माना जाता था? मार्गदर्शक और शिक्षक, गाइडर। किस विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को। गुरु शिष्य परंपरा किस पर बल देती है? तो अनुशासन और सम्मान पर। कौन सा डांस जो है केरल से संबंधित है? तो कथकली। भारतीय शास्त्रीय संगीत को किसमें विभाजित किया गया है? तो दो परंपराओं में विभाजित किया गया है। हिंदुस्तानी संगीत मुख्यतः कहाँ विकसित हुई है? तो उत्तर भारत में। कर्नाटक संगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दक्षिण भारत से संबंधित है। एक मिनट रुकोगे? प्राचीन मूर्तियों में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो प्राचीन जो मूर्तियां बनती थी उसमें सबसे ज्यादा पत्थर होता था। लोक कथाएं महत्वपूर्ण थी क्योंकि वे परंपराओं को सुरक्षित और संरक्षित रखने में मदद करती थी। प्राचीन भारतीय शिक्षा किस पर केंद्रित थी? तो नैतिक मूल्यों पर केंद्रित थी। चाणक्य किससे संबंधित है? तो तक्षशिला से संबंधित है। कौन सी कला में मुद्रा का उपयोग होता था? तो शास्त्रीय नृत्य में मुद्रा का उपयोग होता था। मिट्टी के बर्तन बनाना किसका उदाहरण था? तो शिल्प का, ज्ञान का था। महिलाओं ने ज्ञान के प्रसार में कैसे भूमिका निभाई? तो महिलाएं अपना लोकगीत और कहानी के जरिए सारी बातें बताती थी अपने आने वाले पीढ़ी को। नालंदा मुख्यतः किसका केंद्र था? तो शिक्षा का केंद्र था। कौन सा डांस उड़ीसा से संबंधित है? तो ओडिसी। कहानी सुनाने का उपयोग मुख्यतः किसे सिखाने के लिए होता था? तो नैतिक शिक्षा। कहानी हम लोग नैतिक शिक्षा के लिए लोगों, बच्चों को बताते थे। भारतीय वास्तुकला में क्या शामिल है? तो भारतीय वास्तुकला में हमारा मंदिर, गुफा और स्मारक सब शामिल है। गुरु शिष्य परंपरा ने किसे बढ़ावा दिया है? तो व्यक्तिगत शिक्षा को बढ़ावा दिया। कौन सी प्राचीन प्रणाली में मौखिक शिक्षण पद्धति था? तो गुरुकुल में मौखिक शिक्षण पद्धति था। लोग कहानी सुना सुना के बताता। अजंता की चित्रकला मुख्यतः क्या दर्शाती थी? तो बौद्ध विषय को दर्शा। अजंता की चित्रकला मॉडर्न लाइफ नहीं, मशीनें नहीं, बौद्ध, वही बोल सकते बौद्ध विषय को बताती है। प्राचीन शिक्षा की मुख्य भाषा क्या थी? संस्कृत। बुनाई किससे संबंधित है? तो वस्त्र से संबंधित है। कौन सा विश्वविद्यालय बौद्ध अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। मौखिक परंपरा किस पर आधारित थी? तो स्मरण शक्ति पर। कौन सा शिल्प धातुओं को आकार देने से संबंधित है? तो धातु कर्म। शास्त्रीय डांस अक्सर क्या व्यक्त करते हैं? तो जो शास्त्रीय, जो क्लासिकल डांस होते हैं, वो क्लासिकल डांस आपको इमोशन एंड स्टोरीज को बताता है। गुरुकुल के विद्यार्थी क्या पालन करते थे? तो गुरुकुल के विद्यार्थी अनुशासन का पालन करते थे। कौन सी ज्ञान प्रणाली उपकरण बनाने में सहायक थी? तो धातु कर्म। गुरु शिष्य परंपरा आज भी किस में मौजूद है? तो शास्त्रीय संगीत और डांस में मौजूद है। कौन सा प्राचीन विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था? नालंदा। गुरुकुल प्रणाली किस पर बल देती थी? चरित्र निर्माण पर। कौन सा डांस उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो कथक। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहाँ हुई? आंध्र प्रदेश में, कुचिपुड़ी डांस का। मोहिनीयाट्टम किससे संबंधित है? तो केरल से संबंधित है, वहां का है। प्राचीन भारतीय चित्रकला कहाँ पाई जाती है? तो अजंता की गुफाओं में जाइए, देखिए भारत की क्या थी चित्रकला। मौखिक परंपरा का महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? याद रखने, स्मरण की शक्ति बढ़ा देती थी। कहानी सुनाने की परंपरा ने किससे सुरक्षित रखा है? तो हमारे इतिहास को, हमारी संस्कृति को। भारतीय वस्त्रों में क्या शामिल है? तो रेशम बुनाई। मिट्टी कला सबसे पुराने किसमें से एक है? तो मिट्टी कला शिल्प से संबंधित है। प्राचीन भारत में कौन सी धातु सामान्य रूप से उपयोग में आती है? तो लोहा, आज भी है। महिलाओं ने ज्ञान के प्रसार में किस माध्यम का उपयोग किया था? तो बोली, लोकगीत का इस्तेमाल किया था।
गुरु शिष्य परंपरा किस पर आधारित है? तो विश्वास और समर्पण पर आधारित है। किस विश्वविद्यालय में विशाल पुस्तकालय था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में था। प्राचीन शिक्षा में क्या शामिल था? तो आध्यात्मिक शिक्षा शामिल थी। कौन सा डांस असम से संबंधित है? तो सत्रिया। प्राचीन भारत में मूर्तियां मुख्यतः किसके लिए, किससे बनाई जाती थी? तो पत्थर से। और किसके लिए बनाई जाती थी? धार्मिक उद्देश्यों के लिए। कौन सी गुफा शैलकृत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है? तो एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं। तो दोनों मार दीजिएगा। मौखिक परंपरा से किस तक पहुंचाई गई? मौखिक परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान को, नैतिक शिक्षा को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई गई, वो इसके लिए मौखिक शिक्षा थी। बुनाई कौशल सामान्यतः किसके द्वारा सिखाया जाता था? परिवार के सदस्य बुनाई सिखाते थे, कढ़ाई बुनाई। प्राचीन भारतीय कारीगर किसमें कुशल थे? तो याद रखिएगा, मेटल वर्क में, धातु कर्म में थे, पत्थर नक्काशी में थे और मिट्टी कला में थे। कौन से डांस में अभिनय और चेहरे के भाव को दिखाना पड़ता है? तो शास्त्रीय नृत्य जितने भी होंगे, यानी क्लासिकल डांस में आपको फेस एक्सप्रेशन बहुत दिखाना पड़ेगा। गुरुकुल एजुकेशन वाज जनरली फ्री बिकॉज, बोलता है कि गुरुकुल शिक्षा सामान्यतः निःशुल्क होती थी क्योंकि गुरु ज्ञान बांटने के महत्व को समझाते थे और वो ज्ञान बांटने के महत्व को देते थे। कौन सा वाद्य तार वाला यंत्र है? तो सितार जो है वाद्य तार वाला यंत्र है। बांसुरी किससे संबंधित है? तो वायु वाद्य है, बोल आपको हवा से बजाना पड़ेगा। कौन सा प्राचीन विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान में? तो तक्षशिला। मौखिक परंपरा महत्वपूर्ण थी क्योंकि उसमें उस समय क्या नहीं था? मौखिक परंपरा इसलिए अच्छी थी क्योंकि उसमें लिखने के कोई साधन नहीं थे, ना तो कागज था, ना पुस्तक था, कुछ नहीं, तो बोल के ही समझाया जा सकता है। शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण मुख्यतः किसका पालन करता है? तो गुरु शिष्य परंपरा का पालन करता है। आज भी शास्त्रीय संगीत गुरु शिष्य परंपरा में ही विश्वास करता है। भारतीय वास्तुकला क्या दर्शाती है? तो भारतीय वास्तुकला जो है वह सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है। कौन सा शिल्प कताई और बुनाई का उपयोग करता है? तो वस्त्र निर्माण। शिल्प में क्या करना है? शिल्प कताई और बुनाई का उपयोग कहाँ होता है? तो वस्त्र निर्माण में होता है। गुरु की भूमिका क्या थी? विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। प्राचीन भारतीय शिक्षा किसे बढ़ावा देती है? नैतिक मूल्यों को। कौन सी कला लय और अभिव्यक्ति को जोड़ती थी? तो डांस। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में क्या पढ़ाया जाता था? तो चिकित्सा के बारे में, खगोल विज्ञान के बारे में, दर्शन शास्त्र के बारे में। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। महिलाओं ने किसे सुरक्षित रखने में योगदान दिया? तो परंपरा और संस्कृति को। प्राचीन कारीगर भट्टियों का उपयोग करते थे, क्यों? तो धातु कर्म के लिए, लोहे को गर्म करने के लिए भट्टी इस्तेमाल करते थे। कौन सा डांस सुंदर और कोमल गतियों के लिए प्रसिद्ध है? तो मोहिनीअट्टम। गुरु शिष्य संबंध किस पर आधारित है? तो रिस्पेक्ट, सम्मान पर आधारित है। आज भी गुरुओं को सम्मान है। प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणाली किससे जुड़ी हुई है? तो दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है। भारत में कौन सी शिल्प परंपरा प्रसिद्ध है? तो हथकरघा शिल्प बुनाई परंपरा जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कहानी सुनाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि शिक्षा और मनोरंजन और नैतिक ज्ञान लोगों को बताना। भारतीय मूर्ति कला में अक्सर क्या दर्शाया जाता था? तो देवी देवताओं को। गुरुकुल शिक्षा में कौन सा मूल्य सबसे महत्वपूर्ण था? तो सादगी। कौन सी संगीत परंपरा दक्षिण भारत से है? तो कर्नाटक संगीत परंपरा दक्षिण भारत से है। वेदों का संरक्षण किस पर निर्भर था? तो मौखिक परंपरा पर निर्भर था। कौन सा शिल्प मिट्टी और चाक का उपयोग करता था? तो मिट्टी कला। प्राचीन भारतीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था क्या? समग्र विकास। कौन सी संस्था प्राचीन शिक्षा का उदाहरण है? तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी इसका एग्जाम्पल है। पारंपरिक भारतीय कला क्या दर्शाती थी? तो सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती थी। और गुरु शिष्य परंपरा ने किसे सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो वह है भारतीय ज्ञान कला को। भारत की जो संस्कृति और सम्मान है, इसको एक साथ जोड़ के रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हमने 2 यूनिट को कंप्लीट कर लिया। अगले क्लास में अगले वीडियो में हम लोग यूनिट 5 और यूनिट 6 को एक साथ कंप्लीट करेंगे। थोड़ा फास्ट चलेंगे ताकि आप लोगों को बस सर थोड़ा थोड़ा दिमाग में सेट हो जाए, ताकि आप लोग जाके एग्जाम में आराम से लिख पाओ। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।